हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश और इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्स पेपर 2 का, जो कि आपका सेट एग्ज़ाम में ये पेपर आया था। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन जो पेपर है मेरे पास, आई थिंक ये बी सेट है, मैं क्लियर नहीं हूँ, बट चेक कर लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन इसी भी सेम सीक्वेंस में दिए या नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल आपके जो 100 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं उसकी बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस के जो आंसर जो मैंने, ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज और मेरे इंट्यूशन से मैं दे रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं कि ये 100% राइट ही हो। इसमें से कुछ आंसर जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आंसर की आने के बाद उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। तो अगर अगर ऐसा है कि जिसके आंसर मैं बता रहा हूँ अगर वो नहीं है तो डरने की बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि आपके परसेंटेज कितने के आसपास आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। और इसके अंदर डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूंगा, मैं डायरेक्ट सब क्वेश्चंस को रीड नहीं करूंगा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। चलो, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है व्हाट डज एन इनवर्ड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इसेंशियली, बिजनेस इकोनॉमिक किसके लिए ज़रूरत है, तो यहाँ पर बोल रहा है बोथ अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक एंड अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एज वी मूव डाउन अलॉन्ग अ डिमांड कर्व विथ कॉन्स्टेंट स्लोप द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये फ्रेंड्स, ये मुझे जो लगता है ये रिमेन कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 1, ई डी इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर। इसको हम यूनिटरी इलास्टिक भी हम बोलते हैं, बट इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर जो मुझे लग रहा है एम आर इज इक्वल टू 0 और ए आर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है, तो इस फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो कार्डिनल यूटिलिटी हो सकता है। आगे बात करते हैं 6 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन फैक्टर प्रपोर्शन। आगे बात करते हैं 7 के ऊपर, डैट डैश सो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आइसोकॉन्ट। और आगे बात करते हैं 8 का, इन द शॉर्ट रन कॉम्पिटिटिव फॉर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय चूजिंग एन आउटपुट एट विच प्राइस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो सकता है इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 के ऊपर, द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइस फॉर सेम कमोडिटीज़ नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोपोली डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है सेम कमोडिटी के लिए, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। आगे बात करते हैं 10 की, अ डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेयर इंट्रोड्यूस बाय ए सी पिग। बी बात कर रहा है अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर सरप्लस इज 0। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर जो मुझे लग रहा है वो ए होना चाहिए, ठीक है। 11 की बात करते हैं, द टैक्स कंसिडरेशन डू नॉट एंटर इनटू द कॉस्ट ऑफ दैट डैश कैलकुलेशन। तो इसका आंसर जो होगा रिटेन अर्निंग होगा। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का, इफ़ द इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज मनी इन द पर्टिकुलर कंपनी एंड कंपनी गेट्स बैंकरप्ट इट इज़ सेड टू बी, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं और उस कंपनी बर्बाद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो इसे हम बिजनेस रिस्क बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं हम 13 का, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज मेजर अ रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन दिखाता है फ्रेंड्स, तो ये होगा EPS एंड EBIT। 14 देखते हैं, इन एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन NPV, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है बी है, NPV एंड IRR मेथड प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। फ्रेंड्स, जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, ये एक मैंने खुद के इंस्टीट्यूशन से मैंने आपको ये आंसर दिया हुआ है। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 100% राइट होने की गारंटी नहीं है, बिकॉज सेट का जो आंसर किया आएगा हो सकता है उसके अंदर आंसर्स थोड़ी स्लाइटली चेंज हो, ठीक है। तो बिकॉज ये कोई भी आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो आप अगर आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपके जो आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि ऑफिशियल आंसर की आउट ना हो जाए। और हम आगे बात करते हैं 15 का, द कॉस्टलीस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। कौन सा बहुत महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, तो वो इक्विटी शेयर को लेकर आना, ठीक है।
आगे बात करते हैं 16 का, इफ़ द प्राइस इज 300 एंड द डिविडेंड इज 30, व्हाट शुड बी द प्राइस एट विच वन शुड सेल द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर ऑर्डर टू ऑब्टेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 40%। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है 390 होना चाहिए। आगे बात करते हैं 17, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इज रिफ्लेक्टेड इन। ठीक है, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है, कैसे कह सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, मैक्सिमाइजिंग मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, 18 की बात करते हैं, स्पेकुलेटर विल बाय एंड करेंसी थ्रू अ फॉरवर्ड मार्केट डील इफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, फॉरवर्ड स्पॉट रेट ऑफ दैट करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन फॉरवर्ड रेट। 19 फ्रेंड्स, ये मैथ्स के जो क्वेश्चन है तो ये आप देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो 0.5 होना चाहिए। आगे बात करते हैं 24 का, तो फ्रेंड ये भी एक बार देख लीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिस्टिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका जो राइट आंसर के जो मुझे लग रहे हैं फ्रेंड, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है, बट इसका आंसर ये ए होने के चांसेस हैं। ठीक है, 25 की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स 25 का जो आंसर है वो बी होने के चांसेस लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, बात करते हैं 26 के ऊपर, तो फ्रेंड इसका बोल रहा है कि इसमें से कौन सा हमें मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दिखाएगा जब आपकी वैल्यू ये होगी। तो फ्रेंड इसका जो है 95% होने के चांसेस है। आगे ये काफ़ी सिंपल है, आपको नेट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, 27, in order to test equality of population means of two group when their standard deviations are unknown। जब स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें नहीं पता होता कि वो मतलब वो नहीं पता है, अननोन है, उस टाइम पे हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? तो उस टाइम पे हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं 28 का, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक इन्वॉल्व। ठीक है, हम लोग वेरिएंस को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो सी है, स्प्लिटिंग ऑफ वेरिएंस एज वेरिएशन बिटवीन द सैम्पल एंड ऑल्सो विद इन सैम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, a research which aims at finding solution for a immediate problem facing a society or business organization is called as research। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कौन सा ऐसा रिसर्च जिसमें हम इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स वो होता है अप्लाइड रिसर्च। हालांकि एक्शन भी होता है, बट यहाँ पर एक्शन नहीं दिया हुआ है, तो वो आंसर नहीं होगा। आगे बात करते हैं 30, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग इन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। रिपोर्ट राइटिंग का कौन सा ऑर्डर हमें फॉलो करना है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, वो इसके जो राइट आंसर है वो ए होने के चांसेस है, चेक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं 31 का, तो फ्रेंड्स 31 ने पूछा है, कॉन्फ्लिक्ट हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड अनडिजायरेबल सो दैट इट शुड बी अवॉइडेड व्हेन पॉसिबल और रिजॉल्व। सुनी टॉकर हाउएवर बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी हेल्पफुल और कंस्ट्रक्टिव इफ हैंडल्ड प्रॉपर्ली। कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर सवाल पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसके जो राइट आंसर वो बी होने के चांसेस है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स से सवाल पूछा गया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जो मुझे लग रहा है वो होगा डी। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डैड हैज पॉइंटेड आउट दैट इफेक्टिव डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स तो इसका ये किसने दिया था? तो फ्रेडरिक टेलर ने दिया था। ठीक है, 34 की बात करते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर सच एज फिनेंशियल, लेबर एंड मटेरियल। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम फैक्टर इनोवेशंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 के ऊपर। 35, मार्कov एनालिसिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फॉर डेडनेस फोरकास्ट। ठीक है, तो हम मार्केव का जो भी एनालिसिस है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो शॉर्ट टर्म में आपके जो प्लानिंग्स वगैरह बताने के लिए। आगे बात करते हैं 36 का, बिजनेस एथिक्स एंड इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिजल्ट इन। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप फॉलो कर रहे हैं, एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा सा वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 37 का, डेट दिस इज़ नॉट अ फॉर्म स्कीम ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इसमें से हम किस में वर्कर को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर लग रहा है मुझे वर्क्स कमेटी का। ठीक है, हालांकि ये थोड़े से इसके आप ये बोल सकते हैं कि सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी तो होगा, बट नॉर्मल इसमें थोड़े इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट मुझे कहने की ये भी लग रहा है डी। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 38 की बात करें, डेट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड काउंसलिंग द एम्प्लॉय टू फैमिलराइज हिम विद जॉब
सिचुएशन। इसमें से कौन सा हम एम्प्लॉय को गाइड करते हैं, उससे फैमिलियर कराते हैं कि काम क्या करना है, फर्स्ट डे टाइप का, तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग होगा फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं 39 का। और इन दैट टाइप ऑफ लीडरशिप, लीडर्स जॉब इज़ प्राइमरली ऑफ मॉडरेटर इवन दो दी मेक्स फाइनल डिसीजन एंड ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। तो इसके अंदर हम कौन सा पूछा है कि और जो लीडर होता है मॉडरेटर का काम करता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑटोक्रेटिक होता है ये, जहाँ पे डिक्टेटर के जैसा वो काम करता है। 40 की बात करते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टास्क इन्वॉल्विंग जॉब एंड पर्सनल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा जॉब एनालिसिस होगा। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा स्पीड में कवर कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। आप अपना कम टाइम देके अपने 100 क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। 41 की बात करें, द मेजर प्लेयर इन द इंडियन मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट को कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है फ्रेंड्स, तो वो है आरबीआई आपका, ठीक है। 42 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई क्या नहीं करता, तो बोल रहा आरबीआई लोकल गवर्नमेंट का बैंक नहीं होता। हालांकि आरबीआई जो होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है एज अ बैंकर्स टू गवर्नमेंट के नाम पे। आगे बात करते हैं 43 का। इसमें से कौन सा जो क्रॉसिंग चेक पे होता है बहुत सेफेस्ट माना जाता है, तो फ्रेंड्स वो है डबल क्रॉसिंग। आगे बात करते हैं 44 का। बैंक थ्रू विच द इशूइंग बैंक अरेंज द एडवाइस द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो सकता है एडवाइजिंग बैंक। फ्रेंड्स इस बार का जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है लास्ट टाइम के कंपेयर में, तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आए, डायरेक्ट आए हैं। बट लास्ट टाइम का आपका जो कट ऑफ की बात करें, तो अगर मैं बात करूँ ओपन का, तो फ्रेंड्स ये 52 गया था, ठीक है। 52 पे आपको क्वालिफिकेशन मिल जा रही थी। अगर आप 52 लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाइड थे। बट इस टाइम का जो कट ऑफ है, मुझे नहीं लगता कि 52 आ सकता है, बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट पूछे गए। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस इजी लग रहे थे, बट वो डायरेक्ट नहीं थे, वो थोड़े से घुमा के थे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार के कट ऑफ 55 जाने के मिनिमम चांस है। हालांकि 60 नहीं जाएगा, बिकॉज इतना भी आसान पेपर नहीं है। तो 55 का एवरेज पकड़ के चलिएगा, ठीक है। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं जहाँ पर 51, 50, 49 बता रहा है, तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि इतना कम हो सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम के कंपेयर में इतना भी टफ पेपर नहीं है। लेकिन हाँ, ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन टफ भी है थोड़े, ठीक है। आगे बात करते हैं हम 45 का। तो डेट इज़ अ फाइनेंसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक डेट्स बाय अनदर पार्टी, ठीक है। इसमें कौन सा जैसे कि हम किसी एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ कि मान के चलिए आपने किसी को उधार दिया हुआ है, और तो वो उधार का कलेक्शन कौन करता है, कलेक्ट कौन करता है, तो इसे हम फैक्टरिंग कहते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक बार आप थोड़ा सा। 46 की बात करें, ऑल द एक्सचेंज रेट कोटेड ऑन द स्क्रीन और प्रिंट आर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एक्सचेंज रेट है जो हमें स्क्रीन पे दिख रही है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्पॉट ट्रांजेक्शन। आगे बात करते हैं 47 का। मर्चेंट बैंकर आर, मर्चेंट बैंकर को हम अंडर राइटर भी कहते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम लोग 48 का। तो 48 द कमिटी विच रिकमेंडेड स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस को किसने रिकमेंड किया था, तो सराफ कमेटी ने। आगे बात करें 49 का। द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय, ठीक है। तो ये किसने बनाया था, तो सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्री, देख लीजिएगा। 50 की बात करें, रेशियो ऑफ शेयर होल्डर फंड टू टोटल असेट मेजर द दैट शिफ्ट इन द रेशियो ऑफ ओन फंड टू टोटल फंड, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो रेशियो जो नाम होगा इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, ठीक है। 51 की बात करें, मार्केटिंग रेफर्स टू, मार्केटिंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा, ठीक है। सोशल एंड मैनेजरल प्रोसेस, देख लीजिएगा एक बार। बात करते हैं 52 का। डिमांड गोइंग अप एंड डाउन विथ टाइम अपसेटिंग अलाइनमेंट विथ सप्लाई इज नोन एज, तो इसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। ये टाइम के साथ ये अलाइन होता है, चेंज होता है। आगे बात करते हैं 53 का। द कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो बोल रहा है कि एबिलिटी टू थिंक लाइक अ कस्टमर, कस्टमर के तरीके से सोचना, इसे कस्टमर ओरिएंटेशन कह सकते हैं। 54 स्कीमिंग प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, ये कब इस्तेमाल किया जाता है, तो बोल रहा है कि जब कस्टमर क्या होते हैं, प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं, या वो कोई भी प्राइस देने को रेडी होते हैं, अब बात करते हैं 55 का। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स रेफर्स टू, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो ए होगा। ऑल एक्टिविटी दैट अकॉम्प्लिश डिलीवरी ऑफ एंड प्रोडक्ट टू अ चैनल एज वेल एज टू कंज्यूमर, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार। 56 द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ पीएलसी इज कैरेक्टराइज बाय, अगर पीएलसी का मैच्योरिटी स्टेज क्या है,
तो इसका जो राइट आंसर लग रहा है मुझे ए होगा, ग्रोथ इज़ एब्सोल्यूट सेल्स एंड सेल्स ग्रोथ रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं 57 का, अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिज़ायरेबल प्लेस रिलेटिव टू कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर। ठीक है, टारगेट कस्टमर के माइंड में एक हमारा एक अलग इमेज बिठाना, उसे कहते हैं मार्केट पोजीशनिंग। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने एक एस्पिरेंट से लिया है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है सेट का, तो काफ़ी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा बिकॉज जो मैंने जो मार्क किया वो राउंड में मार्क किया, उन्होंने सिंपल सा मार्क किया हुआ है, तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 58 क्या है फ्रेंड्स, डेट दिस इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर एंड सोर्स मैनेजर यूज टू ऑब्टेन एवरीडे इन्फॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा एक मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम हो सकता है। आगे बात करते हैं 59 का, डिफरेंट कस्टमर ग्रुप पेज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विस, रेलवे कंसेशन टू स्टूडेंट्स सीनियर सिटीजन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो इसे कहते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर्स को डिवाइड कर देना। ठीक है, एज ग्रुप और जेंडर के हिसाब से। 60 की बात करते हैं, डेट इज इनेबल वन टू हैव कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी इन प्राइस। ठीक है, क्वालिटी प्राइस को कंपेयर करें तो हम ग्रेडिंग कह सकते हैं। आगे बात करते हैं 61, इन द वर्ड्स ऑफ डेट लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय स्टेट इज अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये किसने बोला था, तो भाई सैलमन। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 62 का, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन हिज असेंट टू लेजिस्लेशन ऑन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन से दिन दिया गया था फ्रेंड्स, तो 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट ने कहा था। ठीक है, बात करते हैं आगे, सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विद, तो ये किसे डील करता है, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, 64, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ। ठीक है, तो ये किससे प्रोटेक्ट करता है हमें, आईपीआर, तो ये कमर्शियल वैल्यू, ताकि आपको कोई लॉस ना हो जाए एक टाइप का। 65, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ चालान इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06, ये 15 डेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 66, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द अ माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, ये कहाँ पर कहा गया है, तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में। ठीक है, 1875। अब बात करते हैं आगे, और 67, सेक्शन 2Y ऑफ द डेट इज एक्सप्लेन टर्न ओवर एज इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विस। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा डी होगा, महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस। 68 का, इफ द थ्रेट इज विद द रिगार्ड टू गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ अदर पार्टीज इट इज़ नॉट मिस्टेक। अगर आप किसी को थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं किसके प्रॉपर्टी और फिर गुड्स को लेके, तो ये मिस्टेक नहीं होगा फ्रेंड्स। 69, द कार्टेल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डेट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। कार्टेल की बारे में कहाँ पे बात किया गया, तो 2 सेक्शन 2 और सी के अंदर। 70 का, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विद ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स इसका जो आएगा सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में आएगा। अभी 71, द व्हेन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ नॉट टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो ये कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है, 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें से कौन सा कवर नहीं किया गया, तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा बी, इनकम ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिल्क स्कीम। ठीक है, और 73 की बात करते हैं, गिफ्ट ऑफ 2 लाख रिसीव बाय एम्प्लॉय थ्रू अकाउंट पे चेक फ्रॉम एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड। अगर एक बॉस अपने एम्प्लॉय को अपने खुद के अकाउंट से कोई पैसा देता है एज अ गिफ्ट के फॉर्म में, तो उसे हम टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। आगे बात करते हैं 74 का, जो दिया है, एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैज़ अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹60 लाख ऑन 3 अक्टूबर 2018। फ्रेंड्स ये पढ़ लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 9 लाख होगा। ठीक है, 75 की बात करें तो फ्रेंड्स 75 है मेरा, व्हेन नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी नेगेटिव। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो सकता है सी हो सकता है, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, 76 की बात करें फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा आंसर है, राजेंद्र का दिया है। ठीक है, उसने कोई प्लॉट परचेस किया हुआ, एक बार रीड कर लीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 90 लाख हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दैट इज द सेक्शन रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो कहाँ पर इनकम को क्लब किया जाता है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो सकता है इसका सेक्शन 60 से 64 के बीच में, और राइट नहीं, आई थिंक ये राइट आंसर ही है, हो सकता नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं 78 का,
इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अगर आप कोई फार्म हाउस से इनकम मिल रही है तो उसे एग्रीकल्चर इनकम के अंदर माना जाएगा। अब बात करते हैं आगे और 79 की अपेक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा टैक्स प्लानिंग होगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ, 80 की बात करें, अ नॉन कॉपरेट असेस इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स एट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन कॉपरेट की बात करी गई है, तो ये एडवांस टैक्स उसे कौन से रेट पे देना पड़ेगा, तो 45%, ठीक है। 81 की बात करें, अ फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन इनसिक्योरिटी एंड एंग्जाइटी कॉज्ड बाय स्ट्रेंजनेस ऑफ न्यू इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील ना करें उसे हम क्या कहते हैं, तो कल्चरल लैग। एक आप नए इन्वायरमेंट में जाते हैं और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो कल्चरल लैग हो सकता है। 82 थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ये बहुत ही सिंपल है, किसने दिया था भाई, तो एडम स्मिथ ने दिया था एब्सोल्यूट वाला, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज नोन एज, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को क्या कहते हैं, तो एक्जिम पॉलिसी, ठीक है। आगे बात करते हैं, फर्म्स दैट ऑपरेट इंटरनेशनली आर एबल टू, जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो उसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दी अबव होगा। 85 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा इसमें हिस्सा नहीं है, तो सोशल अकाउंट। बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा गया है। 86 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नॉर्थ, नाफ्टा का कौन सा मेंबर नहीं है, तो जापान नहीं है, सिंपल सा। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम किससे डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसका जो राइट आंसर है ये हालांकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा ये क्वालिटी एजुकेशन। फ्रेंड्स आई थिंक ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर, क्वालिटी एजुकेशन इसका राइट आंसर आएगा। आगे बात करते हैं 88 एशियन विजन 2020 वॉज अडॉप्टेड कौन सी ईयर में आया था, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 1997 के अंदर। अभी 89 की बात करें, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो लेबर लॉस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। 90 डैट डेस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, WT का कौन डायरेक्टर जनरल इस टाइम पर है, तो रॉबर्टो एजोवेडो, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। 91 इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज एन एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन ओवर द लिमिटेशन ऑफ एजम्पशन, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो सकता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बजट, इसमें से बजट का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इसका राइट आंसर हो सकता है। 93 द अमाउंट ऑफ सेल्स नीडेड टू अटेन अ डिजायर्ड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग दैट डेस बाय द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो सकता है डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, चेक कर लीजिएगा। 94 की बात करें, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डेवलप बाय, किसने डेवलप किया फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, एडजस्टिंग प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। 95 अ मास्टर बजट कंप्राइजेज ऑफ, क्या मास्टर बजट में क्या आता है, तो इंटायर सेट ऑफ बजट प्रिपेयर, ठीक है, हर एक टाइप के बजट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। 96 पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट एक्सीड, प्रेफरेंस शेयर कितने मैक्सिमम कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। आगे बात करते हैं 97 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में बात करिए फ्रेंड्स, और इसका जो राइट आंसर हो सकता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट हो सकता है। आगे बात करते हैं हम 98 द बजट पर यूनिट, ये अकाउंट का फ्रेंड्स क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो 87,500, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा 87,500। 99 अ कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट शो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या नहीं दिखाता, तो वेदर क्रेडिट लिमिट इज ब्रिज, अगर कोई क्रेडिट लिमिट दी है जिससे ब्रिज किया गया था वो नहीं दिखाता। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम का, एन ऑडिटर शुड कंसल्ट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर नोइंग कंपनीज रूल रिलेटिंग टू इट्स इंटरनल वर्किंग, तो ऑडिटर को कौन सी चीज़ें फॉलो वगैरह करनी है देख लीजिएगा एक बार। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके पेपर के 100 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई किया होगा। अगर मुझे जो जैसा मैंने अपना एक प्रेडिक्शंस बताया है, मैंने फोरकास्टिंग किया है कि इस बार का कट ऑफ 55 तो जाना है फ्रेंड्स, 52 के चांसेस कम हैं, ठीक है, जो लास्ट टाइम का था चांसेस कम है, तो 55 का एवरेज पकड़ के रखिएगा। अगर आपके अगर 100 में से 60 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे बैठ रहे हैं। और पेपर 1 का आपने चेक किया ही होगा हमारे वीडियोज़ में, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।